Today we shall think and discuss about another very important topic, that is vectors and scalars. अब देखो, आप लोगों की फिजिक्स में जो चीज़ है वो तो है, लेकिन जब उसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो टफ बन जाता है. Till you pass class 10, you hardly understand any difference between speed and velocity. बुक में जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा उसमें आपको डिफरेंशिएट करने की मौका ही नहीं मिलेगा कि स्पीड के बारे में बोल रहा है कि वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे से 100% अलग है, कोई रिलेशन नहीं है. थोड़ा सा रिलेशन है कि वेलोसिटी एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड है, ये पूरा एक दूसरे से अलग है. अगर कोई क्वेश्चन में हायर क्लासेस में वेलोसिटी पूछा गया, निकालने का तरीका बहुत ही अलग होता है, स्पीड पूछा गया तो बहुत ही अलग होता है. समझ में आ रहा है? तो बच्चों वाली चीज़ में तो स्पीड वेलोसिटी को सब एक साथ हम लोग निपट लेते हैं. तो अभी जब हम वेक्टर समझ जाएंगे उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ जाएंगे, अकॉर्डिंगली क्या पूछा गया वो निकालने में हमें मदद मिलेगा, है ना. मैं तो अंदर से गुदगुदी फील कर रहा हूँ कि मुझे आगे आगे क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, बहुत मज़ा आएगा. मतलब वहाँ तक पढ़ाऊँगा जब मज़ा आएगा तब, जब आपको समझ में आएगा तब ना. समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा, इसलिए मैं पहले सारा तैयारी कर लेता हूँ, तब कि जब वो पढ़ाऊँगा उसको पूरा समझ में आएगा. अच्छा ये. So why I am teaching all these small topics? Because I know what I am going to teach in future. आगे के 3-4 महीने में जो पढ़ाने वाला हूँ, ये सब पढ़ाने की, ये जानता होगा तो ये समझ में आएगा. नहीं तो ज़बरदस्ती बच्चे याद करो, ऐसे होता है वैसे होता है करके रट्टा मारना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट जॉब है. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स. आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पक्का मालूम होगा, देयर इज नो डाउट, है कि नहीं? क्या अपना जानकारी शेयर करोगे आप? क्या जानते हो वेक्टर स्केलर के बारे में? जानते हो व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? हाँ, क्या है बोलो. वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. कोई पूछेगा व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट यू विल से? सर, a vector quantity constitutes of both its magnitude and direction, whereas a scalar quantity has only a magnitude and no direction. You are absolutely correct. और कोई कुछ नहीं पढ़े नहीं हो? अबे नहीं जानते हो तो इसमें क्या सीन है? क्या आप तो काफी कुछ ही, आप अफ्रीकन लैंग्वेज जानते हो क्या? क्या पाप हो गया? कुछ नहीं, ओ रे हो करते पता होता पहन के. नहीं जानना कोई गुनाह नहीं है भाई, सीखने को मना कर देना गुनाह है. नहीं जानते तब सीखेंगे. अच्छा, आई स्टार्ट फ्रॉम दी ग्रास रूट. पहले देखेंगे कि व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी. मैं कहूँगा रेड. You know it's a color. Do you call it a physical quantity? No. What is a physical quantity? A physical quantity is that quantity which can be measured. जिसको measure कर सकते हैं वो physical quantity है. जो भी quantity को measure नहीं कर सकते, quantize नहीं कर सकते, वो physical quantity नहीं है. Temperature कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, it's measurable है. It has some units also. जो चीज़ मेजरेबल है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिट्स. तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना. मैं आज गुस्से में हूँ. कितना गुस्से में हूँ? क्या मेजर कर सकते हो? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना? क्या है उसका यूनिट? ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. कितना सुंदर है? कुछ है यूनिट उसका मेजर करने के लिए? नो, शी इज 9.8 यूनिट्स ब्यूटीफुल है, दिस इज 10.3 यूनिट्स ब्यूटीफुल. ऐसा कुछ है? यू कैन नॉट मेजर, है ना. जो इमोशनल क्वांटिटी होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है. नहीं, हम तुमको प्यार करते हैं, कितना करते हैं? उसको इतना करते हैं, तुमको इतना करते हैं. ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. पुराने जमाने में वो गाना सुने होगा ना, वो लोग भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं. गाना सुने हो तुम लोग? क्या मालूम सुने होगे नहीं होगे. हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते. वह कैसे जानेगा? मेजर ही नहीं कर सकता तो, है कि नहीं. He cannot measure कितना कुछ तो है, लेकिन कितना है मुझे मालूम नहीं. तो ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज होते हैं वो सबका कोई यूनिट नहीं होता, दे कैन नॉट बी मेजर्ड. जो मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी. ये समझ में है? हाँ हाँ, तो फिर ऐसे क्यों देखें. हाँ, तो पहला चीज तो हम लिखें, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड are called physical quantities.
मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये मान लो टाइम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, एरिया, मास, कलर, है ना, कलर फिजिकल क्वांटिटी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज आई से इट इज एंगर, डेंसिटी, ये सब यस। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी हुए, मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिनको मेजर कर सकते हैं उनका अपना यूनिट भी है। क्या यूनिट है टाइम का? सेकेंड, मिनट, आवर, है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी है, मास केजी, हाँ, ग्राम, जो भी हो, और ये डेंसिटी का केजी मीटर पर, हाँ, तो और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, ऐसे करके कहते हैं। वाटर का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सीसी। सो जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं उनको मेजर करने के लिए यूनिट की जरूरत है, और प्रॉपर यूनिट की जरूरत है, और वो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हुए, ये हुए दो किस्म की। कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इसका एक वैल्यू बता देना काफ़ी होता है, कभी कभार वैल्यू बताना काफ़ी नहीं होता है। नहीं, जैसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज योर एज, इट इज 15 ईयर्स, काफ़ी है 14 ईयर्स ना, तुम लोग का भी कितना है, 14 15 जो भी है, 13 14, चलो 13 है, चलो आदमी छोटे हो जाओ, ठीक है, 13 14 जो भी है, तो उसको बताने के लिए क्या चाहिए? जस्ट ए वैल्यू, है ना। अभी कोई पूछेगा व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, यू से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट ए वैल्यू, है कि नहीं। कितना आलू लाया बाजार से, 2 केजी, जस्ट ए वैल्यू, है कि नहीं। तो इस किस्म की क्वांटिटी को जिसको बताने के लिए एक वैल्यू बता दो काफी है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ वैल्यू बताना काफी नहीं है, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में? जैसे मैं पूछूं, मान लो कि एक कार जा रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, यू से 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गया? वैल्यू दे दिए खाली, तो बन गया, काम बन गया, आंसर बन गया, तो आपको हो गया स्केलर क्वांटिटी। मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, इफ यू से सिंपली 80 किलोमीटर पर आवर, यू आर नॉट गिविंग एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि आप स्पीड बता रहे हो जबकि मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट, यू हैव टू इंडिकेट ए डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक डायरेक्शन बताना जरूरी है। मैं बताऊंगा आपको, डिस्प्लेस योरसेल्फ बाय 2 मीटर्स, तो आई एम गिविंग यू वैल्यू, बट कैन यू डिस्प्लेस इधर को या इधर को या आगे या पीछे। मान लो सांप आ रहा है, मैं बोलूंगा 2 मीटर हो जाओ, 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाओ, तो बताना पड़ेगा कि आगे की तरफ आ जाओ, पीछे से आ रहा है, या पीछे चले जाओ, आगे से आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? एक डायरेक्शन चाहिए, है कि नहीं। मान ले कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, पुश दिस ब्लॉक। आप कहोगे हाँ सर पुश तो करेंगे, पहले ये बताइए कि जोर से कि धीरे से, मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द वैल्यू। ठीक है, 25 न्यूटन फोर्स से पुश करो। हाँ सर वो भी समझ में आ गया, लेकिन इधर को कि इधर को कि ऊपर से कि नीचे से, नहीं। कभी कभार वो नहीं बताने से क्या कोई पुश कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब पुशिंग द एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये मैग्नीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट, डायरेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड मास हो गया स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर हो गया स्केलर क्वांटिटी, और टाइम हो गया स्केलर। योर एज, अब बोलोगे मेरा एज 13 ईयर्स है, मैं पूछूंगा कौन से डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन होगा जो चारों तरफ से फैल रहा होगा, वो बोलेगा मैं तो चारों तरफ से 13 ईयर्स का हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मजाक कर दिया, बट टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं। लेकिन कभी कभार ये एक गलत इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर देता है स्टेटमेंट में, शुरू में बोल के रखते हैं। कुछ जगह ऐसे मिल जाता है, या फिर बच्चे ऐसे सीख जाते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। नो, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं क्या बोला? सर आप भी तो वही बोले, लड़की भी तो वही बोला, मैं बोला कि हाँ सही, सोमिली तो वही बोली।
सोमिल लेकिन क्या बोली ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोले कि नहीं बोले? मैं क्या बोला, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। क्या दोनों स्टेटमेंट में अंतर है या नहीं है? नहीं है। अच्छा देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, गाय का 4 टांग है, सही है, जिसका 4 टांग है वो गाय है। गड़बड़ हो गया ना, हो गया ना गड़बड़? जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो वेक्टर, नो 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 नो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा, कोई जरूरी नहीं है। अच्छे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो भी यहाँ पर आता है अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है? तो कोई भी आके घूम के चले जाएगा, बोलेगा मैं अच्छा बच्चा हूँ, क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बहुत बड़ा एक रॉन्ग और मिसकॉन्सेप्शन है वेक्टर की स्टेटमेंट में। हम लोग देखें तो फिर वेक्टर को पहचानेंगे कैसे, ठीक है? तो उसके भी तरीके बताएंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे बच्चे हो, लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनको नहीं बताए थे, तो उन लोगों को बताएंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, पहला पॉइंट हम लोग देख लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction, which have magnitude and direction। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट ए वेक्टर, ठीक है? ऐसे सोचोगे तो फिर लगेगा कि ये वेक्टर है, आगे चल के देखोगे वो वेक्टर है ही नहीं। वेक्टर का होता है, जैसे मैं बताया ना, गाय का 4 टांग होता है, ये सही है, जिसका 4 टांग है वो गाय बोलना गलत है कि नहीं? गधा भी हो सकता है, हो सकता, हाँ ठीक है, गधा भी हो सकता है। So eat or these quantities need a magnitude and a fixed direction to be completely एक्सप्रेस्ड। कंप्लीटली एक्सप्रेस होने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना जरूरी है। फिक्स्ड वाले वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड। जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, फिक्स्ड। कोई पूछेगा वो कॉइन मेरा गिर गया, कहाँ गिरा है देखियो, हम बोले हाँ कहाँ, वो देखो किधर देखेगा बेचारा, एक जगह दिखाना पड़ेगा ना, यू हैव टू शो फिक्स्ड डायरेक्शन। हाँ देखो 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 इधर पर है, तो दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट यू आर शोइंग और द पोजीशन यू आर शोइंग इज नॉट हैविंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना जरूरी है। कोई चीज घूम रहा है ऐसे ऐसे, क्या इसका वेलोसिटी वेक्टर है? हाँ वेलोसिटी वेक्टर है। तो जब वो घूमते 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 इधर से जा रहा था, ऐसे करके इधर से जा रहा था, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? ऐसे था, है कि नहीं? सो द वेलोसिटी हियर इज इन दिस डायरेक्शन, इज हैविंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन। लेकिन वो जब घूमते घूमते यहाँ पर आया, उसका वेलोसिटी कैसे हुआ? ऐसे हुआ, क्योंकि इधर जा रहा था। तो आप कहोगे सर ये वेक्टर कैसे हो? अरे यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी अलग है, दे आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? द वेलोसिटी, इसका कहने का मतलब हुआ ए पार्टिकल कैन नॉट मूव इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट कैन मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड बट नॉट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज उसको एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना जरूरी है। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो कांस्टेंट डायरेक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो these quantities need a magnitude and a fixed direction to be completely expressed. Any physical quantity that can be completely expressed in terms
magnitude only is called a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी को समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो आप लोग ऐसे मान के चलो, एट योर एज ग्रुप समथिंग विच इज नॉट ए वेक्टर इज ए स्केलर, समथिंग विच इज नॉट ए स्केलर इज ए वेक्टर, बट इट्स नॉट ट्रू। आगे चल के देखेंगे, अगर इंजीनियरिंग बाई चांस पढ़ोगे तो देयर आर थर्ड टाइप फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। समझ में आ रहा है? वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, लेकिन आपके लेवल में इवन अप टू +2 वो तीसरा वाला क्वांटिटी नहीं है जिसको कहते हैं टेंसर। समझ में आया? ना वो वेक्टर है ना वो स्केलर है, कभी वेक्टर जैसे बिहेव करता है तो कभी स्केलर जैसे बिहेव करता है। समझ में आया? तो अभी +2 तक, एंट्रांस तक ये फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी के, वेक्टर और स्केलर। समझ में आया? तो जितना जानकारी हमें मिला इससे ये समझ में आया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, उनको बताने के लिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन बताना जरूरी है, और जो स्केलर क्वांटिटी उनका एक वैल्यू बता दो काफी है। जबकि द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है वो वेक्टर होगा जरूरी नहीं है। तो कब कैसे पता करेंगे क्या वेक्टर है, उसके लिए आपको और एक क्लास वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेक्टर कैसे देखते हैं। दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू जज ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और नॉट। समझ में आया? तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ पता करने के लिए कि अगर मैं लिखूंगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का एक टेबल बनाऊंगा तो बताओ टाइम किधर लिखें? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम कितने घंटे की क्लास लेते हैं? 2 घंटे की लेते हैं, खत्म, कोई डायरेक्शन नहीं है कि नहीं? अच्छा व्हाट अबाउट मास? जब आप आलू खरीदने जाते हो क्या बोलते हो उसको? 2 kg आलू दो। वो क्या पूछता है किधर से दूं, ऐसे पूछता है? नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, झूला देखा, 2 kg आपको दे दिए। अगर फेंक के देता तो आप कैसे दूं बता दो। तो मास हो गया, मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा व्हाट अबाउट वेट? वेट इज ए फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं? हाँ, तो वेट लिखो, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। What about temperature? Scalar. What about density? Scalar. क्योंकि डेंसिटी बताने के लिए कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। What about energy? Say heat energy, light energy, कुछ भी एनर्जी, एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी। What about kinetic energy? भाई एनर्जी, कोई भी एनर्जी स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं? कोई अगर मास m को इधर को फेंकेंगे v में, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि इधर को फेंकेंगे v में तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर ओनली। इट हैज नो डायरेक्शन, आइदर थ्रो इन दिस डायरेक्शन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इधर भी थ्रो तो हाफ एम वी स्क्वायर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मे बी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऑल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज। और वो जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसमें भी क्या है बताओ? वॉल्यूम है कि वोल्टेज है? वेलोसिटी? नो, इट इज स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर का स्क्वायर होता नहीं है, कोई भी वेक्टर का आप स्क्वायर नहीं निकालते हो, ठीक है ना? तो ध्यान रहे कि पढ़ाएंगे हम लोग आगे आगे आएंगे उस चैप्टर में। हाफ एम स्क्वायर में भी क्या है? स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल नॉट द वेलोसिटी। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट अबाउट फोर्स? ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और बात कर चुके हैं वेलोसिटी को, तो लिख भी देते हैं वेलोसिटी। तो काफी चीजें अगर आप इसको जानते हो तो वेक्टर की स्केलर आसानी से बता लोगे। जैसे कोई नया चीज में पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा सरफेस टेंशन, अब बोलोगे क्या है सर? देखे नहीं कभी तो जानते नहीं, फूल है कि फल है कि वेक्टर है कि स्केलर है, क्या है मालूम नहीं, है कि नहीं? तो जब जब हम आएंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉस में, धीरे धीरे हम समझ भी जाएंगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हम जानते हैं जो हमारे अंदर मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट करता है।
लगता है वेक्टर है लेकिन स्केलर, लगता है स्केलर लेकिन है वेक्टर, ऐसा चीजें भी है। प्रेशर क्या होगा बताओ? इट इज फोर्स बाई एरिया, तो वेक्टर है कि स्केलर है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो टिपिकल क्वांटिटीज है इसको याद रखना बेटा, जो टिपिकल क्वांटिटीज है याद रखना। तो जब भी आपको पूछेंगे ना वैसी टिपिकल चीजें पूछेंगे जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, ऐसा चीजें पूछेंगे तो ध्यान रखना। प्रेशर हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि आप लोग गलत बोले तो मैं इसको स्टार मार्क दे दिया, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी भी गलत बोले थे तो इसको भी स्टार मार्क दे दिया। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट। व्हाट अबाउट एरिया? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया कैसे वेक्टर हुआ? अगर वेक्टर तो उसका डायरेक्शन क्या है? हाँ है डायरेक्शन, बताएंगे क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है ना? तो ध्यान रहे कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई एक एरिया बनाया, ठीक है ना, नोटिस आई एम मूविंग माई फिंगर लाइक दिस, तो ये जो एरिया बन गया भैया यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, हाँ ये जो एरिया यहाँ पर बन गया, यहाँ पर ये जो एरिया बन गया उसका एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज व्हाट यू नो, द ज्योमेट्रिकल एरिया। डायरेक्शन क्या है? अगर ऐसे घुमाया ना तो डायरेक्शन इज इनवर्ड। हाथ को ऐसे करो, थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड। बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते तो डायरेक्शन कैसे होता? आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? इसीलिए फिजिक्स जो है आग का दरिया है, डूब के जाना। तुम लोगों को तैरना आना चाहिए तो, लेकिन तुम लोग तो पानी में तैर रहे हो, आग में तैरना सीखोगे। समझ में आ रहा ना? तो बाद में हम एरिया के बारे में देखेंगे क्यों वेक्टर है, प्रूफ करेंगे। हम तो पहले भी बता चुके हैं कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज आई एम सेइंग, लेकिन शुरू में तो विश्वास करना जरूरी है, बाद में इट विल बी वेरीफाइड, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तुम जब पैदा हुए मम्मी पता नहीं तेरे बड़े भाई है, प्रूफ करो, कर सकते थे। कैन सी प्रूफ किए? तुमसे पहले हमसे ही पैदा हुआ है, शी कैन नॉट प्रूफ। हाँ बड़े हो तो पता चला, हाँ घर में हमारा ही रहता है, पापा इसको भी खिलाते मेरे को भी खिलाते, तो हमारा ही भाई होगा, वेरीफाई हो जाता है कि नहीं? एवरीथिंग। हाँ क्या बोल रहे हैं? बर्थ सर्टिफिकेट देखिएगा, जो भी है वेरीफाई कर लेगा। तो पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर बाद में पता चलता है। अच्छा, व्हाट अबाउट करंट? कोई एक वायर है, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है ना? तो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? हाँ, क्योंकि सर हम जो बोलते उल्टा होता है तो शायद इसलिए होगा। नो, रिमेंबर ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? करंट। तो इसका मतलब सारा पढ़ाने के बाद मैं आपको पूरा कंफ्यूज कर दिया कि वेक्टर कैसे पता करेंगे, स्केलर कैसे पता करेंगे। लेकिन जो वेक्टर था उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था। साथ साथ ये भी बताया जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थे वो वेक्टर होंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका डायरेक्शन नहीं था वो तो स्केलर था ही था, उसमें कोई दुराय नहीं है। क्या बात समझ में आया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं, लेकिन जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं वो वेक्टर नहीं है। स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। ये 3 स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ या ना? लड़का पागल है, वो कैसे बोलता है? हाँ सर। आप सर को समझ रहे हैं और वो पीछे बैठा है ना सर। और कुछ लोग तो ऐसे मार देंगे। आपको देखना है इसका ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है कि ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अब हमारा फोकस है पता करना है हाउ टू डील विथ वेक्टर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे, जस्ट ए मिनट, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। चलिए आज देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि
वेक्टर को बताते वक्त हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो इसीलिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मैं बताया कोई कार गया, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी है। वेलोसिटी कितना है तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो लिखना पड़ता है इट इज इन वर्ड्स, तो हम उसको सिंबलिकली भी प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अगर हमें लिखना है कि सपोज हमें लिखना है वेक्टर एफ, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा एफ विथ एन एरो मार्क लाइक दिस, ऊपर सर पे एरो लगा, मतलब ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है। एफ का चाहे डायरेक्शन किधर को भी हो दिखाएंगे, इसका एक डायरेक्शन, ये जो सिंबल क्या दिया ऊपर बताने के लिए कि इसका एक अपना डायरेक्शन है। डेली भूल जाता हूँ, उसके लिए अच्छा पेन लाने की। हाँ, तो ये वेक्टर एफ समझ में आया। और अगर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखो, एफ लिखो, एक मॉडुलस साइन दे दो। समझ में आ रहा है? Yes, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत है, सिंबल से। तीसरा हुआ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क such that length of arrow gives magnitude of the vector, and arrowhead gives डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जस्ट बाय एन एरो मार्क, ऐसा एरो मार्क रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंथ ऑफ द एरो मार्क रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। सपोजिंग आई गो फॉर ए वेक्टर लाइक दिस, ये एक वेक्टर है। अगर ये कोई एक वेक्टर एफ है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आपको ग्राफ पेपर में ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ करके दे दिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो आप कहोगे कि ठीक है, यू मेक यूज ऑफ ए स्केल एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क। जो लेंथ मिलेगा उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ में आया? और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, हो गया ना? एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ये तो समझ में आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? yes, sir. बस आपको, क्योंकि आगे चल के मैं ये इसे नहीं लिखने वाला हूँ, ऐसे यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। These are the symbols you are using. Oh no. Hello अमन। हरिओम। हाँ मु करी बर्तमान क्लास चलछि, क्लास सरले मु फोन करी कथा भी 5 ए फर्स्ट वीक रे करी। क्लास चली मोर सरी जाऊ तबरे कथा भी हो। कब से स्टार्ट हो? सॉरी, अभी जो भी वीडियो में देखेंगे उनको सॉरी बोलना चाहिए, बीच में फोन आ गया था थोड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आया। तुम लोग नहीं बोला, वीडियो बाद में लोग देखेगा, बीच में भी क्या फोन उठाते हैं तो सॉरी बोल देने से उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? क्या? हाँ, तो ये समझ में आया। अगर समझ में आया, थोड़ा सा देखते हैं कितना समझ में आया, थोड़ा ट्रांसलेशन देखेंगे। पहला है सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ऐसा इज इक्वल टू ऐसा, तो क्या थोड़ा आप इसको लिटरली इन वर्ड्स बोल सकते हो? मैं क्या लिखा हूं? सम ऑफ magnitude of A and magnitude of B is equal to magnitude of sum of A and B। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? कितना टेढ़ा स्टेटमेंट बन रहा है? क्या लिखेंगे? इसका मतलब हुआ sum of magnitudes
of vector A and vector B is equal to magnitude of sum of vector A and B। समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा चीज को ऐसे लिख दिया हम लोग। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड का सम इज सेम एज सम ऑफ द मैग्नीट्यूड का सम इज सेम एज सॉरी सम का मैग्नीट्यूड इज सेम एज सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, ऐसा करके लिखा हूं। ठीक है, अच्छा दूसरा और क्या देखिए, एरो मार्क के। अच्छा दूसरा है, बताओ ये यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है। दिस ब्लॉक इज बीइंग पुश्ड बाय टू फोर्सेस। Two forces are acting on the block. What are those forces? एक फोर्स ऐसा है और दूसरा फोर्स ऐसा है। अब ये दो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है। क्या बता सकते हो दिस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? वो तो पता नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका ज्यादा लंबा दिख रहा है, ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो ये अगर बड़ा फोर्स ये छोटा हो तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स। समझ में आ रहा ना? सो इन फिगर शोन अगर मैं इनको वेक्टर बना देता हूं, वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1। सो ब्लॉक moves to left। कैसे पता चला magnitude of F2 is more than magnitude of F1? Because the length of the arrow mark represents the magnitude of the vector। समझ में आ रहा है क्या? yes. ठीक है, समझ में आ रहा है? yes. तो हम लोग ये फॉर्म को समझ लें, क्या ये ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं कहूं कि ये हमारा y, ये हमारा y एक्सिस है, और चलो मानते हैं ये हमारा x एक्सिस है। और यूजुअली आप जानते हो कि ये कौन सा होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है? तो इधर क्या होता है? इंडिया मैप में ये क्या है? ईस्ट है। लेकिन बंगाल कहाँ है बताओ, ईस्ट में कि वेस्ट में? तो इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बंगाल का वेस्ट है, इंडिया का ईस्ट है। जब अंग्रेज उधर से आए थे तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, है कि नहीं? क्योंकि उधर से घुसे थे। उनको वेस्ट बंगाल कंपनी बोल सकते थे, लेकिन बोले ईस्ट इंडिया, क्योंकि तब बंगाल अलग नहीं हुआ था, है कि नहीं? एनीवे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। हो गया? अच्छा, मैं अब एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। सपोज मैं लिखना चाहूंगा, पहले इसको एग्जांपल लिख रहे हैं। सपोज v1 वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ये मुझे लिखना है। अब कैसे लिखना है? ग्राफिकल फॉर्म में, क्योंकि मैं ग्राफिकल फॉर्म सीख चुका हूं। ठीक है, आई वांट टू राइट इट इन ग्राफिकल फॉर्म। सिमिलरली मुझे लिखना है v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तुम लोग ऐसे करके कॉपी कर सकते हो, 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ से इट इज 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये
सब आपको समझ में आना जरूरी है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझेंगे समझेंगे दोनों। नॉर्थ का ईस्ट के तरफ 30 डिग्री, हाँ तो ये समझ में आना चाहिए। ये लिखने का तरीका होता है प्लस ही। चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं V1 को। हमें मालूम है कि कोई वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बाय एन एरो मार्क। अच्छा, व्हेन यू रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो मार्क, द लेंथ ऑफ द एरो मार्क विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरो हेड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये इधर क्यों क्या कर रहा है? हाँ रख देंगे, वेस्ट वेस्ट वैसे ही वेस्ट होता है। ये समझ, अरे ठीक है, ये वेस्ट है, WAST नहीं ऐसा। तो पहला वाला देखो, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है कि जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है और टुवर्ड्स ईस्ट है। तो मैं कुछ ऐसा लिया ग्राफ पेपर में और ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, कितना लंबा, 10 यूनिट्स। आई ड्रॉ ए एरो मार्क ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स। ऐसे दिस इज वेक्टर V1। ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, ग्राफ पेपर में हो रहा है। 10 यूनिट्स का, मान लो कि 1 यूनिट इज 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखो, या 1 यूनिट इज 5 यूनिट, कोई भी एक स्पेसिफिकेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते। फिर इसके बाद वेक्टर ड्रॉ कर दिए। सो व्हाट इज V1? Merely looking at this you can say it is 10 units और 10 वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इधर देखो या इधर देखो, बात एक ही है। दूसरा वाला V2 क्या है, इज वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, थोड़ा सा इनको बगड़ा देते, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमें एक एरो मार्क ड्रॉ करना है, नॉर्थ और वेस्ट मतलब दोनों का बीचों बीच हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। कितना लंबा खींचना है, 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ऐसे रखो और इसमें लिख दो कि ये 8 है। कौन है ये, V2। क्या कोई बताए कि एंगल कितना होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मतलब दोनों का बीचों बीच। समझ में आ रहा है। तीसरा वाला, वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ये जो नॉर्थ है, इट हैज गॉट टू साइड्स, दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यू गो 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि होगा कैसे, ऐसे 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऐसा एक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है और लिखना है V3। और ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. If a vector is given in words, you can write it in graphical form. सबको समझ में आया? Yes, sir. चिन्मय कुमार दत्ता, Yes, sir. देखो आज कुमार हो गया है कि नहीं? हाँ, तो चलो अगर समझ में आया तो आप मुझे बताओ व्हाट इज दिस वेक्टर भैया, टेल मी व्हाट इज दिस वेक्टर। ये एक छोटा सा वेक्टर है जिसका वैल्यू नाम है V4 और वैल्यू है, चलो मानते हैं समथिंग लाइक 11 और ये एंगल दिया है 20 डिग्री। तो क्या कहोगे, V4 इज ए वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 20 डिग्री। ये है आपका वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये है साउथ ऑफ वेस्ट। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 20 डिग्री साउथ के तरफ, है कि नहीं? क्या लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ, these are the languages of physics. So towards 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कंफ्यूजन ना हो जाना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा तो सोचो और बताओ। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट किसके साथ 30 डिग्री करेगा, ईस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ? ईस्ट के साथ। ईस्ट के, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, है कि नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा बताओ 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो समझ में आता है? बोलो मत, उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या है?
20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का ऑपोजिट। 20 degrees west of south. समझ में आ रहा ना? Yes, sir. 20 डिग्री वेस्ट ऑफ South. क्वेश्चन आएगा, वो आदमी इतना डिस्प्लेसमेंट गया, उतना डिस्प्लेसमेंट गया, और ये उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलोगे ये। अच्छा, और उसको कितना डिस्प्लेसमेंट जाना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा, तो फिर उसका ऑपोजिट वहां पर भी डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई बॉडी को ये फोर्स खींच रहा है, ये फोर्स खींच रहा है, ये फोर्स खींच रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है हम तरीका बताएंगे निकालने का। तो आप कहोगे इधर को है, कितना फोर्स लगाओ तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कौन डायरेक्शन में खींचने से मूव नहीं करेगा, तो मस्ट नो हाउ टू ग्राफिकली फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ वन वेक्टर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, जबरदस्ती यस मत करो, डरो मत मेरे से, मैं किसी को खाने जाऊंगा, वैसे भी प्योरली वेजिटेरियन हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज हुआ, अगर कोई एक वेक्टर आपको दिया गया है तो आप उसका ऑपोजिट वेक्टर तो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि ये है कोई वेक्टर f, तो ऑब्वियसली कोई मुझे कहेगा कि ड्रॉ 2f, तो क्या इसका डबल करना है, क्या बड़ी चीज है, जो था वही है, डायरेक्शन तो वही रहेगा, ये बन गया 2f, है कि नहीं? अच्छा, कोई कहेगा ड्रॉ करो 3f, कर सकते हैं, 4f, वो भी कर सकते हैं, कितना भी पूरा कर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा ड्रॉ करो -f, तो क्या करें? जस्ट अपोजिट। तो अगर ये हुआ वेक्टर f, तो ये हो गया -f। समझ में आया क्या? ये वेक्टर f होता है -f। कोई बोलेगा ड्रॉ -3f, हाँ तो क्या बात है, -f का 3 गुना करो, मेक 3 टाइम्स ऑफ -f, सो -3f। तो कोई एक वेक्टर दिया तो हम बाकी सारा वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि whenever you are multiplying a positive quantity, the direction remains same, magnitude changes. When you multiply a negative quantity, f के साथ negative quantity multiply किया गया, magnitude changes as well as direction also gets reversed. समझ में आ रहा है? By multiplying a positive quantity, direction remains same. By multiplying a negative quantity, direction gets reversed. ये समझ में आया? हाँ, तो लिखेंगे by multiplying a positive quantity, the direction of vector does not change, but by multiplying a negative quantity, the direction gets reversed. ये बात समझ में आ गया? बढ़िया, आप लोग समझदार हो, फटाफट समझ जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि जब भी कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? आई आस्क यू टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर, कर सकते हो क्या? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ तो ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या कोई आदमी को देखो जिसका हाइट है -6 फीट? या तो 6 फीट होगा या फिर पॉजिटिव कुछ होगा, -6 फीट कैसे होगा? नहीं सर, जमीन के अंदर गड़ा रहेगा, तभी तो लेंथ तो 6 फीट ही रहेगा, है कि नहीं? नेगेटिव हो सकता है किसी का हाइट? पता चला राउरकेला से फलाना जगह का डिस्टेंस है -200 किलोमीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हम कहेंगे 200 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब हम डिस्टेंस बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। -200 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब 200 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, रिमेंबर, बट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, तो क्या बात चल रहा था? तो एज लेंथ कैन नॉट बी negative, therefore magnitude of two vectors
of a vector, sorry, of a vector is always positive. मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, समझ में आया? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे एक वेक्टर है a और दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड है 10, समझ में आया? सपोज मैं आपको पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a, 2 into 10, क्योंकि 2a क्या है, a जैसा ही है, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन डबल लेंथ का है, तो इट विल बी 20. यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -a, 10 की -10, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ द एरो मार्क होता है ना? रोनक को देखो फटाफट लिखे जा रहे हैं, मैं बोर्ड लेके थोड़ी भाग जाऊंगा, बाद में बोर्ड रहेगा ना यहाँ पे, तुम भी रहोगे हम रहेंगे, पता है हम लिख दिए बोर्ड लेके भाग गए, कैसे लिखे जल्दी लिखे, इतना स्पीड में अगले जन्म में तो जेरॉक्स मशीन बनेगा. तो अगर ये एफ है भैया, इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ उतना ही है, लेंथ तो दोनों का बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है. सो एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो -a का भी वही मैग्नीट्यूड है, तो कितना हो जाएगा 10. और कोई पूछेगा -3a का मैग्नीट्यूड, यस यू बिलीव इट नॉट, ये 4-5 साल पहले का जेईई मेन का क्वेश्चन है. a का मैग्नीट्यूड 10 है, -3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, नीचे दिया था 30, -30 नॉट डिफाइंड, हाथी घोड़ा, तो बच्चे -30 लिख के आ गए, -3 है, तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता ही नहीं है. अब बुक में कहीं नहीं लिखा है. काफी क्वेश्चन तो बुक में इसलिए आता है क्योंकि वो एंट्रेंस में आ चुका है, फिर बुक वाले सोचते हैं लिखना चाहिए, अरे हम नहीं लिखे थे, फिर बुक में जोड़ना शुरू करते हैं चीजों को, समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया 30. अच्छा, अगर आप लोग इतना ही समझदार हो तो क्या बता सकते हो व्हाट इज -4a? इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये कितना होगा, a का वैल्यू कितना है 10 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा -40. समझ में आ रहा है? और अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ व्हाट इज 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ -a, ये कितना होगा, 50. क्योंकि ये तो 10 है, तो हो गया 50. समझ में आया? ठीक है, ये भी समझ में आया. चलिए मैं आपको 2 वेक्टर दिखाता हूं. कंसीडर द 3 forces given below. 3 to 4 दिया गया है, एक दिया गया है F1, ऐसा काफी मोटा फोर्स है, पतला कर देते हैं. ये हो गया हमारा F1, नाम है F1, वैल्यू है 10. दूसरा दिया है, ये है F2, नाम है F2, वैल्यू दिया है 4. और तीसरा है F3 और वैल्यू है 15. ठीक है, 3 4 दिया हुआ है. फाइंड F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड. F1 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड. F2 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड. थोड़ा समझना है, समेशन पूछा है, कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, दूसरा फोर्स आ रहा है, तो नेट फोर्स कितना है, दोनों को जोड़ दो. सो F1 प्लस F2 क्या दे रहा है, सम ऑफ द 2 फोर्सेस. आर यू गेटिंग? कोई बॉडी रखा है, उसके ऊपर मैं दिया 5 न्यूटन, तुमने दिया 3 न्यूटन, बॉडी के ऊपर कितना फोर्स आया, 8 न्यूटन. सिंपल सा चीज है.
बट देन मैं दिया 5 न्यूटन, तुम उल्टे तरफ से दिए 3 न्यूटन, अब नेट फोर्स कितना होगा? 8 होगा क्या? मैं दे रहा हूँ 5 न्यूटन, तुम दे रहे हो 3 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन. दे आर कैंसिलिंग आउट. But that is to be understood from the directions given. When these two forces are acting on a body, this is 10 Newton, this is 4 Newton. Can you tell me what will be the net force? 6. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F1 plus F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 6. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? So this is coming out to be 6. मैग्नीट्यूड नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है न्यूटन है कि डाइन है कि क्या है ना? तो F1 plus F3 कितना होगा? 2 फोर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में. इसके साथ उस फोर्स को जोड़ दो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 25. और तीसरे वाले में F2 plus F3 11. सिर में दत्ता सही बताया, इट इज 11. क्या आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया. अभी टाइम है कि खत्म हो गया हमारा? काफी टाइम है. अरे बहुत बढ़िया. चलिए यहाँ पर हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग देखें. व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, उसको लेके भी काफी कुछ चीजें हम लोग करेंगे. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में जो बताना चाहता हूँ वो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ. I realize this when I compare my way of teaching with the previous year. तुम लोग ठीक लग रहा है कि ज्यादा स्पीड लग रहा है? Are you all okay? Okay? Yes, sir. कंपोनेंट लास्ट ईयर स्लो जा रहा था क्योंकि यहाँ पर क्लास खत्म हो गया था. मेरा जो वीडियो है पहला लास्ट ईयर का, तो वहाँ पे वीडियो खत्म हो गया था, है ना? अभी और आधा घंटा बाकी है तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग. इसका मतलब ग्रुप तगड़ा है. अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? कंपोनेंट मतलब क्या है? पार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ योर बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, है कि नहीं? वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? सोचो, फिजिकली पहले समझते हैं कि क्या मतलब है कंपोनेंट का. सपोजिंग कोई आदमी वो क्या किया, ही गोज समथिंग लाइक 30 मीटर लाइक दिस टूवर्ड्स ईस्ट and then he goes 40 meters towards north. समझ में आया? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आता है ना आपको? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर. तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा भैया वो कुछ ऐसा होगा, 50 मीटर होगा. यू नो पाइथागोरस थ्योरम, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर इज 50 मीटर. अभी ये जो आदमी यहाँ से, अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस करके रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर मार्क दिए हैं सो कि इट इज ए वेक्टर. वो आदमी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर गया, कोई दूसरा आदमी आया यहाँ पे, मैं भी उसके पास जाना चाहता हूँ. तो अब बोलोगे जाओ उसके, वो वहाँ पे कैसे जाना है? 2 तरीका है. आप बोलोगे इधर को जाओ 50 मीटर, और ठीक है आप ईस्ट की तरफ 30 मीटर जाओ, फिर बाएं मुड़ो और 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, उसके पास पहुंच जाओगे. 2 तरीका हमारा रिप्रेजेंट करने का. इधर गो 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन यू गो 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रीच हिम. और इधर को इंडिकेट करना पड़ेगा. जब आप इंडिकेट कर रहे हो इधर को 50 मीटर जाओ, यू आर गिविंग ए ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ये अगर ऐसे भी जाएगा तब भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे भी जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. बट व्हेन इट इज गोइंग लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बहुत गहराई वाली चीज है. मैं तुम लोगों के लेवल में लाके थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ, ज्यादा अंदर नहीं ले रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं. ठीक है? तो अब सोचो कि हम कुछ ऐसा समझते हैं, अभी वही चीज को उल्टा समझते हैं. सपोज कोई आदमी वो क्या किया, ही गोज समथिंग लाइक 100 मीटर, और वो 100 मीटर ऐसे गया कि पता चला कि ये जो डिस्टेंस है ये कुछ 60 मीटर था और ये डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है. एक आदमी ए से बी तक चला गया, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है. आदमी कितना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन? जैसे 100 मीटर ए से बी में गया है. समझ में? Yes, sir. वो आदमी ईस्ट के तरफ कितना गया? बोले ईस्ट कहाँ गया? तो उधर गया. ठीक है, इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ भी कुछ दूर निकल गया है.
जब वो ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा था, ईस्ट की तरफ कितना दूर निकल गया था? 60 मीटर। तो उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहेंगे, ओके हिज डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर बट द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज 60 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं अगर पूछूंगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो आप क्या कहोगे? 80 meter. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट? Zero. वेस्ट की तरफ गया क्या? नहीं गया। ईस्ट की तरफ गया 60, तो वेस्ट की तरफ कितना गया? -60। ईस्ट की तरफ 60 गया, मतलब वेस्ट की तरफ -60 गया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. मैं तो डर लग रहा तुम ऐसे देखते हो, मुंह फाड़ के देखते हो, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये है, तो हम क्या कहेंगे, ये एग्जाम्पल को समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ displacement in direction of east is कितना? 60 meter. In the direction of north is 80 meter. In the direction of west is कितना? -60 मीटर। ओ वेस्ट की तरफ कितना दूर गया है? नहीं, वो ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया, तो ठीक है, ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया तो वेस्ट की तरफ -60 गया है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ -80. इज -80 मीटर। बात समझ में आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो कंपोनेंट अब हम निकाले, दैट कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। It is always associated with a direction. Component towards east, component towards north means component is a vector quantity. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Component towards east मतलब it is a vector quantity. That's why कोई पूछेगा what is the component of this displacement? क्या आंसर बोलोगे? Unless until ये direction is specified. नहीं बोलेंगे component towards east तो बोल सकते हो, towards north बोल सकते हो। बताओ component, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, कहाँ? आप डॉक्टर है, पता कर लो, पता कर सकता है कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में, सर पे? वो तो बोलेगा तेरा तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग समझ में आ रहा है? फाइंड द कंपोनेंट बोलने से क्या निकालोगे? यू हैव टू बी स्पेसिफाइड द डायरेक्शन, सो कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये चीज आपको समझ में आया, मैं आपको फिजिकली समझा पाया कि ये कंपोनेंट क्या है, तो थोड़ा मुझे बताओ कि ये जो कोई एक बॉडी है, मान लो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है और ये ब्लॉक को हमने कोई एक फोर्स लगा के खींचा, मान लो ये 20 kg का मास रखा गया था और ये फोर्स कि क्या फोर्स था? फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लो कि मैग्नीट्यूड दिया है समथिंग लाइक 10 न्यूटन। विद दिस 10 न्यूटन फोर्स व्हेन आई पुल दिस ब्लॉक विल मूव। सपोज इट इज ए स्मूथ फ्लोर, दिस ब्लॉक विल मूव और नॉट मूव? इट विल मूव। बताना है why the block is moving, because of F or the component of the vector in the vertical direction or the component of the vector in the horizontal direction. ध्यान से मेरी वर्ड्स को सुनो, वो तो तुम लोग अभी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, कोई थोड़ी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वेक्टर का लैंग्वेज सिखा रहे हैं ताकि आप लोग लैंग्वेज को यूज करोगे। ये इधर खींचते खींचते क्या ऊपर की तरफ नहीं खींच रहा है? ऊपर की तरफ कितने जोर से खींच रहा है उसको पूछेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो क्या पूछेंगे? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, है कि नहीं? ये इधर खींचते खींचते क्या इधर भी नहीं खींच रहा है? खींच रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसको पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ द ब्लॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ वेक्टर F और द कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन और द कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये ब्लॉक मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? इधर को जो खींच रहे हो उसके लिए या इधर को जो खींच रहे हो उसके लिए या फोर्स के लिए? फोर्स के लिए। अरे फोर्स का तो दो कंपोनेंट है, इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, ये वाला काम किसी काम का नहीं है। ऊपर को जो खींच रहे हो उसके चलते ये इधर जाएगा क्या? तो इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इधर खींचते खींचते इधर गए हो। जैसे ये आदमी मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर जाना था, यहाँ पर एक वाल था, यहाँ से 60 मीटर दूरी पे भुई करके बाइक में गया, 100 मीटर ठोक दिया। क्यों ठोक दिया इधर? क्योंकि वो 100 मीटर गया इसलिए नहीं ठोका, वो वाल के तरफ 60 मीटर गया इसलिए ठोका। आर यू गेटिंग?
वो 100 मीटर इधर जाता तो ठोकता क्या? नहीं। तो ये वाल के तरफ 60 मीटर गया, इसलिए वाल के साथ वो ठोक दिया गाड़ी, है कि नहीं? तो ये जो ब्लॉक अभी मूव करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। में भी थोड़ा मेरे बढ़िया से समझाने पे थोड़ी देर में आप लोगों को खुद समझ में आएगा। मैं सोचा कि समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तुम लोगों को समझने में। ओके, आई विड्रॉ माय सेल्फ, थोड़ी देर में फिर से बताएंगे, तब समझ में आएगा। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मैंने पुल इट, इट इज बीइंग पुल्ड और इट इज मूविंग ड्यू टू व्हिच कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चलते मूव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, फिजिकली वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कंपोनेंट। नाउ सपोज मैं ग्राफ पेपर में ऐसा कोई एक वेक्टर ड्रॉ करके आपको दे दिया हूं, ये है वेक्टर F, ये है वेक्टर F। मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, या फिर ईस्ट नॉर्थ कर रहे थे, कुछ भी करो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ये ग्राफ पेपर में इसे ड्रॉ करके आपको दे दिया गया। फिजिकली यू आर गिवन ए ग्राफ पेपर वेयर दिस फिगर इज ड्रॉन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? अब क्या करोगे? विल टेक ए स्केल एंड मेजर द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। ये लेंथ को मेजर करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? क्या करोगे? यू आर गिवन स्केल, पेंसिल, प्रोडक्ट और सब कुछ दिया गया। ये चित्र, ये फिगर जो है बना के दे दिया गया, बताया गया, बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? सोचो, सी द प्रीवियस फिगर। कंपोनेंट क्या था? ये था। तो अभी वो चीज ही आपको चाहिए, यू वांट टू नो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो आप करोगे क्या? यू क्लेवर, यू विल टेक ए पेंसिल एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑनटू द डायरेक्शन ईस्ट, एंड व्हाटएवर इंटरसेप्ट, व्हाटएवर प्रोजेक्शन, whatever section, whatever shadow you are getting here, that is what is the component of this vector in the direction of east. Is not it? Yes, तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो you have to draw perpendicular from the head and tail of the vector onto that prescribed direction. Whatever projection you are getting here, that is what is called the component of that vector in that direction. Is that understood? Yes, sir. If I'm interested to find out what is the component of this vector in the direction of north, so I have to draw perpendiculars onto north, and I have to see what is the projection I am getting here. This is what is the component in the direction of north. This is what is the component in the direction of south. Sorry, east. One more thing. How could you know this is the component in the direction of east? Because when I draw perpendiculars, I found the shadow of the arrow mark is coming here. Arrow का shadow यहाँ पे आ रहा है, tail का यहाँ पे आ रहा है. So this is the vector which is indicating towards east. Are you getting? Yes, sir. अगर यही वेक्टर होता, एरो हेड यहाँ पर होने की बजाय, लास्ट में देखो जाए, यहाँ पर एरो हेड होने की बजाय यहाँ पर होता, ऊपर नहीं होता, तो क्या हम कहते कंपोनेंट इज टुवर्ड्स ईस्ट? नो, कंपोनेंट इज टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ कि नहीं? क्योंकि वो इधर आते आते ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। Are you getting? So this arrowhead indicates the component is in the direction of east or west. Similarly, when I see the shadow of this head is somewhere here, this component is a component of this vector in the direction of north. समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. है ना? तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो बड़ा आसान चीज है, उसका हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एंड मेजर द लेंथ। तो क्या लिखेंगे? कंपोनेंट of a vector in any direction is the projection of the vector in that direction। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उतना डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं, यू आर ऑल स्मार्ट फिलोस। चिन्मय दत्ता, प्रोजेक्शन समझ में आता है? मतलब हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो इंटरसेप्ट मिला। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे यहाँ पर कोई एक नाम दे दिए हैं सीडी,
क्या है CD? CD is component of F due means towards east. और ये अगर हम नाम दे देंगे EF तो कहेंगे EF क्या है? कंपोनेंट ऑफ F टूवर्ड्स, ड्यू लिखो या टूवर्ड्स लिखो, बात देखिए, नॉर्थ। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. व्हाट इज CD एंड व्हाट इज दिस? E हो गया CD और E हो गया Yes. समझ में आ रहा है? कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना बड़ी आसान चीज है। उसकी हेड और टेल के और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज मैं कहूं आपको कि यहाँ पर कोई एक वेक्टर है और आपको पूछा गया, ठीक है ये वेक्टर है, आप जानते हैं, बताओ इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है। आप बोलोगे कौन सा डायरेक्शन में? चलो बताओ इस डायरेक्शन में कितना है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन? ये कोई एक डायरेक्शन दे दिया है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये जो वेक्टर है इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द टेल एंड हेड। एक परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. When I draw perpendicular, I say this is M, this is N. और इतना लंबा डंडा नीचे जगह नहीं है यहाँ पे। क्या हो गया? भगवान रक्षा करे इसको। चलो ठीक। हाँ तो ठीक है। तो अब ये अगर वेक्टर F है तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन AB? अगर कोई पूछेगा, मान लो कि AB इज ए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में F का कंपोनेंट कितना है, तो आप कहोगे यस इट इज सो इजी, इट इज लाइक दिस, द कंपोनेंट इज दिस मच Mn, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे एग्जांपल में? आप कहोगे Mn क्या है? कंपोनेंट ऑफ F along AB। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. AB के डायरेक्शन में F का कंपोनेंट कितना है, तो F का टेल और हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो प्रोजेक्शन मिला दैट इज द कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना काफी आसान है। समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir. ओ रोती हुई लड़की, तो समझ में आया? हाँ, ऐसे सब प्यार देके क्यों बढ़ जाते हैं? मतलब दिमाग चला गया, फिजिक्स इतना ब्रेन में गया, ब्रेन हैवी हो गया, अब संभालना है इसको, स्टैंड लगाना है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, हम लोग स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कंपोनेंट। फिजिकली हम लोग समझ चुके कंपोनेंट का मतलब क्या है, इधर को जा रहा है तो उधर को कितना जा रहा है। दूसरे हम समझे कि ग्राफिकली कंपोनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हेड एंड टेल से, नहीं जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो कंपोनेंट है। तीसरा तरीका न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का कंपोनेंट। कोई बोलेगा फलाना एक वेक्टर है, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, कोई ग्राफ पेपर नहीं दिया, तभी तो निकालना है। नाउ you smart can immediately say the answer if you apply your brain. Suppose here is a vector like this and I am interested to know what is the component of F in the direction of x-axis and in the direction of y-axis. Direction of F is mentioned, this is theta. Component of F in direction of positive x-axis is equal to पॉजिटिव x-axis में इसका कंपोनेंट क्या है? क्या है? हमें तो मालूम है कि जो कंपोनेंट होता है that is nothing but the projection, है कि नहीं? टेल से प्रोजेक्ट क्या करना है? टेल तो ऐसे ही लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? रौनक कुमार क्या देख रहे हो? क्या कुछ नहीं, क्यों देख रहे हो? जब लिख रहा हूँ इतना तो देख रहा है। ये देख रहे हो? अब बोले कुछ नहीं देख रहे, झूठ बोलता है। अच्छा, तो वेक्टर F का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मतलब कौन सा है भाई? ये तो हो गया ये वाला, दिस इज व्हाट इज द कंपोनेंट, है कि नहीं?
अच्छा थोड़ा ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में अगर थीटा हुआ तो क्या हम इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते? इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते? Yes, sir. तो दैट इज सेम एज बी, है कि नहीं? Yes, sir. अब ये जो b है, आप जानते हो कि जो b बाई h होता है वो क्या होता है? तो आप इसको कह सकते हो b इज h cos थीटा, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? Yes, sir. क्योंकि एंगल थीटा दिया है, h cos थीटा हो गया। h क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन, बट व्हाट डज दिस लेंथ रिप्रेजेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देख क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, लग गया, समझ में आया? h क्या है? उतरे नहीं हो तो क्या बोला क्या नहीं बोला उसके बारे में सोच रहे लोग। हाँ समझ में आया? तो पीछे से इसको कोना मार रहा है क्या उसमें? तू क्या इसको मारा हो उसको देख रहा, सीधी हुई थे होल, देख इधर देख, ये बेस हो गया, कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया बेस। बी बाई एच होता है cos थीटा, तो बी क्या हो गया भाई? बी हो गया एच cos थीटा। एच क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये अगर वेक्टर एफ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? एच इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। नहीं तो ये लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जिसको हम कह रहे हैं एच और हाइपोटेन्यूज। तो बन गया ना ये काम, क्या? ए cos थीटा। देखो कितना आसान है। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन से जो एंगल करा है उसका cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। कोई ग्राफ कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद दैट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अगर हमें पूछा गया विद पॉजिटिव y एक्सिस तो क्या कहोगे? अब देखना है कि y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये तो नहीं बताया गया है। क्यों चिन्ह में बताया गया है क्या y एक्सिस का ये वेक्टर क्या एंगल कर रहा है? नहीं दिया। कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? 90 minus theta. अबे ये थीटा दिया तो 90 माइनस थीटा है ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा अगर ये बात है तो भैया आपने बताया कि एंगल है 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे क्या है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ cos 90 माइनस थीटा, और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एफ साइन थीटा हुआ। Yes, yes. Yes, sir. देखो ये जो साइन थीटा यहाँ पर आया जानने के लिए हमको ये बताना पड़ा था, क्या क्या सोच के मैं पहले से बना के रखा हूँ। चौमिन वाले देखे हो ना, जब तुम लोग जाते हो खाने के लिए वो सारा प्याज वाज सब काट के पहले से रखा रहता है। तुम जो चाहिए फटाफट वहां से निकालेगा डालेगा, तभी अगर काटना शुरू करेगा तुम वेट करोगे। फटाफट देता है इसलिए तो इसका नाम फास्ट फूड है। पता चला तुम जाकर ऑर्डर दे दिया, खाना रखो वो दे रहा हूँ सब बोल के आधा घंटा में देगा, कोई जाएगा खाने? कोई नहीं जाएगा। देखो पावर जाएगा लेकिन चला गया। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं समझ में आया? बड़ा खतरनाक चीज है, आगे चल के यही आपका पढ़ाई को आपकी लेवल से बहुत ऊपर ले लेगा। आपका जो पढ़ाई है वही पढ़ाएंगे, लेकिन जब उसमें वेक्टर का तड़का मार देंगे वो चीजें क्या हो जाएंगे? आपका लेवल से बहुत ऊपर, क्लास 11 में पहुंच गए। समझ रहे हो? तुम्हारे लेवल में वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं है, 11 में आ जाओ, वेलोसिटी और स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में वेक्टर आ गया, तो ये वेक्टर को घुसेड़ देंगे तो बदल जाएगा। वेक्टर के ऊपर काफी कुछ चीजें हमें और सीखना है, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आई विल अपील यू ऑल टू सी दिस, वॉच दिस वीडियो बिफोर द नेक्स्ट क्लास। एटलीस्ट एक बार देखो और पूरा देखो, उसको डिटेल्स में थोड़ा समझ में आएगा। फिर अगली क्लास थोड़ा सा इसको कंपोनेंट को लेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, थोड़ा रिकैप करेंगे और रिपीट करेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, यू हार्डली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, क्योंकि आगे चल के देखोगे हर जगह यही आने लगा है। फिजिक्स में तो आपको ऑलमोस्ट कुछ भी काम नहीं पड़ेगा जहां पर वेक्टर नहीं है, सारा काम वेक्टर का ही होगा। समझ में आ रहा है? अभी कोई बॉडी के ऊपर इधर से आपने दिया 10 न्यूटन, इधर से दिया 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 7 न्यूटन। इधर से दिया 10 न्यूटन, इधर से दिया 3 न्यूटन, तो
कैसे? ऐसे देंगे, ऑपोजिट देंगे तो कैंसिल करके एक दूसरे को 7 न्यूटन हो गया। सेम डायरेक्शन में देंगे तो 10 + 3 13 हो गया। ऐसे दे दिए तो अब तो फंसे, है कि नहीं? तो अब फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये टेबल को तुम उधर से ढकेल रहे हो, मैं इधर से ढकेल रहा हूँ, नेट फोर्स क्या होगा? तो सारे वेक्टर का एडिशन वगैरह हमें सीखना है। कैसे निकालते हैं, पता चला ना कितना डिफिकल्ट है। तुम्हारे लेवल में क्या है, 2 आदमी ब्लॉक को सेम तरफ से ढकेल रहे हैं या फिर अपोजिट तरफ से, परपेंडिकुलर तरफ से कर दिए या फिर 60 डिग्री में ढकेल दिए, तो अब तो सिलेबस से बाहर चला गया। लेकिन हम लोग खींच के इसको लाएंगे सिलेबस के अंदर, क्योंकि हम वेक्टर पढ़े हैं। समझ में आ रहा ना? तब हो जाएगा। जो सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा बुक में दिया, दैट विल बिकम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। अरे जाओ रे।